मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आप याद रखेंगे 10 जून को 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल के काउंसिल के कानून सदस्य ये इंडिया पे आया था सबसे पहले। उस समय उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे और उन्होंने एक आपका समिति का गठन किया था और उन्होंने बताया कि 1813 में बताया कि एक आज्ञा पत्र लाए थे जिसमें आपका 43 की आपका जो धारा में ये अंकित था कि उस समय के 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होती थी कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है उसको व्यय करने की विधि और अन्य विवादग्रस्त जो विषय होते हैं उनके संबंध में कानूनी सलाह देने का पूरा उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अनुरोध किया था। इसके साथ ही समिति के जो मंत्री थे वो आपका प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी यानी कि वेस्टर्न आपका जो उनका जो विचारधारा है उनके दलों के जो उनका जो वक्तव्य है वो मैकाले के सामने या समक्ष उसको उपस्थित उन्होंने करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए। तो सबसे पहले जो 43 जो धारा है उसके व्याख्या करने होंगे, व्याख्या को आपको याद रखने होंगे। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में ये सन आपसे पूछे जाते हैं अक्सर 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा पर इस तरह से उन्होंने इसको व्याख्या की है। साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि उनका कहना था अंग्रेजी साहित्य का भी सम्मिलित किया जाना चाहिए या सम्मिलित किया जा सकता है। तो मैकाले का क्या था, क्योंकि उस समय संस्कृत का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो संस्कृत क्योंकि उनके पहले जब ब्रिटिश आए थे उसके पहले संस्कृत था और या फिर आपका जो दूसरी जो भाषा थी आपका एक था आपका संस्कृत था, दूसरा आपका था अरबी था। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों तो ठीक है लेकिन इंग्लिश को भी हम इंक्लूड करेंगे। उन्होंने जो आपका इनके धारा में ये पहला यानी कि ए पार्ट जो है ये था और दूसरा पार्ट में क्या था कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है उसको खर्च करने में सरकार इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी 1 लाख रुपए के जो धनराशि होंगे उसको व्यय करने के लिए सरकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इस धनराशि को वह अपनी इच्छा के अनुसार व्यय कर सकती है। तो ये इस इनके जो का खा यानी ए बी सी के रूप में जो बताया गया था धारा में उसको आपको याद रखनी है, कई बार पूछा गया इसको। और सी पार्ट क्या था कि भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी और संस्कृत के जो पंडित है इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है, इस बात को उन्होंने कहा था। तो क्या क्या था, पहला उन्होंने था कि साहित्य के शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत के अलावा अंग्रेजी इंग्लिश को भी हमको इंक्लूड करनी है। दूसरा क्या था, 1 लाख रुपए तक की जो धनराशि है इस पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, सरकार के कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार वो खर्च कर सकते हैं। और तीसरा क्या था कि भारतीय विद्वान जैसे मुसलमान मौलवी और संस्कृत के जो पंडित इसके अलावा ये तो रहेंगे, इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान भी इसमें हो सकते हैं। इसके बाद उनका आता है सेकंड पार्ट में क्या आता है, अंग्रेजी के पक्ष में क्या उनका लॉजिक था, क्यों इसको उन्होंने लाना चाहते थे। तो अंग्रेजी के पक्ष में जो उनका तर्क ये था, सबसे पहले मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूरी तरह से वो निरर्थक उन्होंने कहा था कि इसका कोई अर्थ नहीं है, पूर्णतः वो निरर्थक बनाते हुए लिखा था कि इनके बात को आप याद रखेंगे, भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है, ये उनका मानना था, कहना था। और वे इतनी अविकसित तथा गंवारू है कि जब तक उनको बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद ना हो सकेगा। उनका यह कहना था कि भारतीय जो भाषाएं हैं
उनके हिसाब से वो अर्थहीन है, निरर्थक है, इसमें कोई वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है, ये उन्होंने उन्होंने कहा था। इसलिए उनको उन्होंने कहा कि हमें इंग्लिश भी पढ़ाने चाहिए। इस तरह से अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकलकर मैकाले ने अंग्रेजी को इनके अपेक्षा ज्यादा समृद्ध बताया और उसके अध्ययन के पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क भी दिए थे। अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, क्योंकि शासन अंग्रेजी ही करते थे, तो अंग्रेजों की भाषा इंग्लिश था, इसलिए अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्ग द्वारा बोली जाती है और पूर्वी समुद्र में व्यापार की भाषा बन सकती है इंग्लिश। ये पहला उनका तर्क था। दूसरा तर्क था, अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है, ये मैकाले का कहना था। फिर मैकाले का इस बात का आप याद रखेंगे कि एग्जाम में इसमें ये आपका जो पॉइंट्स है एग्जाम में महत्वपूर्ण है। फिर मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत मैकाले का, ये सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या था? अंग्रेजी के जो आपका फिल्ट्रेशन शब्द का होती है, तो आपका निस्यंदन, इसका मतलब फिल्टर करना, जैसा मतलब छानने की जो क्रिया, मतलब अच्छे और बुरे का अलग करना कह सकते हो आप। तो अंग्रेजी में जो आपका फिल्ट्रेशन का जो शब्द होती है वो निस्यंदन अर्थात छानने की क्रिया होती है। तो व्यापारियों की जो कंपनी थी, इसके होने के कारण भारतीय शिक्षा पर कम से कम धन पैसा वो लगाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भारतीय जो आपका जो शिक्षा है उस पर ज्यादा धन खर्च करे। तो इससे उसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों से अन्य व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी, ये उनका मानना था। इसलिए उनका जो पहला सिद्धांत था यह था आपका मैकाले का, आपका निस्यंदन सिद्धांत, यानी कि फिल्ट्रेशन की खाली उस समय के जो जितने भी आपका जो भारतीय के जो आपका उच्च स्तर के जो उच्च वर्ग में जो लोग रहते थे उनको ही खाली शिक्षा देना चाहते थे और शिक्षा पर वो ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। इस सिद्धांत के समर्थक में ईसाई जो मिशनरी थे उनका कहना था कि यदि भारत के उच्च वर्गों के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाए, तो उनको देखा देखी जो नीचे के वर्ग के व्यक्ति होंगे उनसे वो प्रेरित हो जाएंगे और वो ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। उनका ये मानना था कि क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग जो करेंगे उसको वो उनके लिए मतलब निम्न वर्गों के लिए, भारतीयों के लिए एक आपका मतलब अनुकरणीय हो जाएगा, उसको फॉलो करेंगे। इसलिए खाली वो केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षित करना चाहते थे। निम्न वर्ग के होंगे उनको देखा देखी अपने आप हो जाएंगे। इससे क्या होगा? ईसाई धर्म का अवलंबन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ईसाई मिशनरी का यह आग्रह था कि भारत के उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाए, तो जो छोटे वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उनके उदाहरण से प्रभावित होकर वे स्वयं ही ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। ये उनका एक मतलब व्यू था, उनका मानना था। तो इसका समर्थन में जो तर्क के बारे में जब क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसको ऐसे करेंगे कि सिद्धांत के समर्थन में क्या क्या आपका तर्क क्या था। दूसरा, फ्रांसिस वार्डन, ये आप देख सकते हो, फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसंबर सन 1823 में अपने विवरण पत्र में बताया था कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना ये ज्यादा अच्छा और ये सेफ है। क्योंकि अगर आप निम्न वर्गों के लोगों को ले लेंगे तो बहुत से व्यक्ति हो जाएंगे, और अगर उच्च वर्ग के व्यक्ति लेंगे तो थोड़े व्यक्ति आएंगे। अब उच्च वर्ग के लोग जो करेंगे उसको देखा देखिए निम्न वर्ग भी उसको फॉलो करेंगे। तो उनका ये कहना था कि आप ख्याल रखना इसको, फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसंबर, ये डेट को याद रखना, ये डेट आपको अक्सर पूछे जाते हैं। 23 दिसंबर सन क्या था 1823 में अपने विवरण पत्र में ये बताए थे कि
बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सारा ज्ञान देना ज्यादा उत्तम और निरापद होगा। फिर थर्ड पार्ट में क्या है, कंपनी के संचालकों को, याद रखिएगा, कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर, ये डेट याद रखेंगे, 29 सितंबर सन 1830 के अपने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर को यह उन्होंने सजेशन दिया, परामर्श दिया कि शिक्षा की प्रगति उसी समय हो जाती है जब उच्च वर्ग के व्यक्ति, उन जो भी आपका जो उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिसके पास अवकाश है, समय है, और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है। प्रभाव है मतलब क्या, वो जो करेंगे उसको दूसरे लोग फॉलो करेंगे, फॉलोअर्स जो होते हैं। तो वो अगर अंग्रेजी शिक्षा को अगर एक्सेप्ट करते हैं और उनके फॉलोअर्स अगर ज्यादा हैं, तो जितने फॉलोअर्स है वो भी क्या करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा को एक्सेप्ट करेंगे। मैकाले ने अपने सन 1835 के विवरण पत्र, इसमें निष्पन्द सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि हमें इस समय तक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषीय का काम करे। मतलब वो जो बताते हैं उनको दोनों भाषा आता है, इंग्लिश भी आता हो और स्थानीय भाषा भी आता हो, ताकि उनके बातों को सामान्य लोगों तक कम्युनिकेट कर दें। तो उनका कहना यह था जो हमारे उन लोगों के बीच में दुभाषीय का काम करे। दो मतलब दो भाषाएं, एक इंग्लिश अंग्रेजी भाषा, दूसरा जो स्थानीय भाषा हिंदी या जो देश की भाषा है, दुभाषीय का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। इससे उनका शासन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है आर्कलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति। ये ख्याल रखेंगे, आर्कलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड आर्कलैंड, इन्होंने इस निस्पंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और डेट याद रखेंगे, 24 नवंबर सन 1839 में, 24 नवंबर सन 1839 के अपने विवरण पत्र के द्वारा इन्होंने ये घोषणा की कि सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्ग में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए समय है, अवकाश है, और जिनकी संस्कृति छन छन कर जन साधारण तक पहुंचेगी। मतलब जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनको अच्छे से अंग्रेजी सिखा देने के लिए, ताकि अगर वो फॉलो करेंगे तो उनके फॉलोअर्स भी, बाकी लोग भी उसको फॉलो करेंगे। अंग्रेजी के शिक्षा के द्वारा इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो, पर रुचियों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा। मतलब उनका रहन सहन, मतलब उनका जो जो स्किन का कलर, मतलब हम जैसे भारतीय की तरह होंगे, उनका खून भी भारतीय का होगा, लेकिन उनकी रुचि, उनकी नैतिकता, उनके जो ज्ञान, वो क्या होगा, अंग्रेज का होगा। ये उनका पॉलिसी था। भारतवासी अरबी और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित है। जिस प्रकार लैटिन और यूनानी भाषाओं में इंग्लैंड आप देखते हो कि इन भाषाओं का क्या वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषाओं में इंग्लैंड में पश्चिमी यूरोप की भाषाओं के जो, अगर आप पश्चिम में जाओगे तो पश्चिम के यूरोप की भाषाओं से रूस की पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा। ये उनका ऐसा मानना था। भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, ये उनका कहना था। क्योंकि भारत के जो लोग हैं, अगर उनको इस तरह से जो ऊंचे लोगों को अगर हम अंग्रेजी का शिक्षा दे देंगे तो वो उनके जो फॉलोअर्स है उसको फॉलो करेंगे, इस तरह से पूरा फैल सकता है।
उपयुक्त तर्कों के आधार पर मैकाले ने यह मत व्यक्त किया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर ध्यान या पैसा देना ये दोनों मूर्खता है और इसको बंद करना चाहिए। अंग्रेजी पश्चिमी भाषाओं से भी अंग्रेजी जो है वो पश्चिमी भाषाओं में भी सबसे अच्छी भाषा में से गिने जाते हैं, तो यहाँ तो गिने जाएंगे ही, यहाँ तो भारत में तो ऐसा गिने ही जाएंगे, ये उनका कहना था। इसके बाद ये सारे आप अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। इसके बाद आती है आपका बैटिंग द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने मैकाले के विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन किया, मतलब एक्सेप्ट किया। और डेट याद रखेंगे। उसके बाद 7 मार्च सन 1835 को एक विज्ञप्ति द्वारा उसने सरकार के शिक्षा नीति को अग्रांकित शब्दों में घोषित किया। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया जो पैसा हम शिक्षा के लिए हम अलॉट करते हैं उसका सबसे अच्छा जो है हम अंग्रेजी शिक्षा के लिए हम कर सकते हैं। फिर आपका आता है, इसका आप ख्याल रखिएगा, इस उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वुड का घोषणा पत्र। विलियम वैटिंग ने सन 1835 में, याद रखेंगे सन को, 1835, इसके विज्ञप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रसार करने की घोषणा की थी। उन्होंने इस उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा करने के लिए अंग्रेज मिशनरी के द्वारा भारत में अनेक प्रकार की अनेक संस्थाएं खोली गई थी। भारत में अनेक नई संस्थाएं खोली गई थी। वुड के इस घोषणा पत्र ने शिक्षा को एक उचित ढांचा दिया, एक स्ट्रक्चर दिया। इसके जो मेन बातें हैं उस बातों का भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये आपको मैथ्स का कॉलम टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त भारत के विभिन्न स्तरों, प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल आदि, इसमें स्कूलों की स्थापना करना। समस्त भारत में विभिन्न स्तर के प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल के आदि के स्कूलों की स्थापना करना। भारत के नागरिक का मानसिक विकास करना, चरित्र का विकास करना, भारतवासियों को पाश्चात्य ज्ञान के माध्यम से सशक्त करना। इस पत्र में मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा की गई थी। ख्याल रखेंगे कहाँ कहाँ, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ बोला गया था, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा की गई थी। किसने, वुड के घोषणा पत्र में, वुड के घोषणा पत्र में ये बताई गई थी। प्रांतों में शिक्षा के जो विभाग थे, प्रांत में शिक्षा विभागों की स्थापना करना और प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा निदेशक और उसके सहायता के लिए उप शिक्षा निदेशक और दूसरे निरीक्षकों की नियुक्ति करना, ये बताया गया था। शिक्षा व्यवस्था किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर के जन साधारण के लिए हो, ये वुड का घोषणा पत्र में थे। अध्यापकों की प्रशिक्षण की कक्षाएं प्रारंभ की जाए, ये भी बताया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट्स है जो वुड के घोषणा पत्र में बताया गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि भारत के 5 राज्यों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना। क्या करना, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी को समन्वित रूप से स्वीकार किया गया। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं को भी और अंग्रेजी को भी। राजकीय पदों के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना। सभी भारतीय भाषाओं में उचित पाठ्य पुस्तक का प्रबंध किया जाए, ये भी उन्होंने बताया था। औद्योगिक विकास हेतु विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की भी स्थापना किया जाना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था। नारी शिक्षा के प्रसार हेतु या प्रसार के लिए अनुदान दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा था। अनुदान के संबंध में स्पष्ट ये बताया गया था कि प्राइवेट स्कूलों में स्थानीय प्रबंध समिति कार्य करे और
वे फीस ले सकते हैं, फीस लगाए, लेकिन इन संस्थाओं का निरीक्षण शिक्षा विभाग के सरकारी अधिकारी करेंगे और अध्यापकों के वेतन, पुस्तकालय, भवन निर्माण एवं छात्रवृत्ति आदि इत्यादि के लिए सरकार अनुदान देंगे। ये उन्होंने कूट के घोषणा पत्र में ये बताया गया था। उसके बाद शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक तटस्थता को अपनाया जाए, ये भी उन्होंने मेंशन किए थे। इस सिफारिश से यह स्पष्ट है कि कूट के घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो भारत की शिक्षा है, भारतीय शिक्षा में कूट का घोषणा पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये पहला ऐसा घोषणा पत्र है कि जिसमें ब्रिटिश काल शिक्षा को प्रारंभिक ढांचा या स्ट्रक्चर को प्रदान किए थे। कूट के घोषणा पत्र के संबंध में आपका A.N. बसु जी लिखे हैं कि कूट का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार था। ये आप याद कर सकते हो। सर फिलिप हटांग ने उन्होंने कहा था कि, नाम याद रखेंगे, सर फिलिप हटांग, इन्होंने कहा था कि ये घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निर्धारक था। ये इस घोषणा पत्र का इतना अधिक महत्व होने के कारण इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मैग्ना कार्टा के बारे में, तो आप ख्याल रखेंगे। कूट का जो घोषणा पत्र के बारे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका महत्व होने के कारण इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। किंतु क्या वास्तव में कूट का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र था? इसमें कोई विवाद भी है। कुछ शिक्षाविद इसका मत है कि उनका घोषणा पत्र में शिक्षा का उद्देश्य ठीक नहीं था, लेकिन वो एक विवाद का बात है। फिर आता आपका हंटर आयोग। हंटर आयोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हंटर आयोग शिक्षा 1882-83 से, आप याद रखेंगे सन को, 1882। इसमें आपका जो सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग उन्होंने बनाया शिक्षा के क्षेत्र में का, उन्होंने पूरा डेवलप किया। 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए, जो 1854 में बनाया गया था, इसे प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया हंटर आयोग को। डब्ल्यू हंटर कब किए थे? 1882-83 में। एक कारण यह भी था कि इंग्लैंड में पादरी लोग ये प्रचार कर रहे थे कि भारत में शिक्षा कूट के पत्र के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो रहा है। वास्तव में ये प्रस्ताव में भी ये भी कहा गया था कि आयोग ऐसे सुझाव दे कि जिससे भारत में लोक शिक्षण की भिन्न शाखाएं एकत्रित होकर के आगे बढ़ सके, अर्थात समस्त भारत के प्राथमिक शिक्षण अध्ययन की समीक्षा की जाए और ये देखा जाए कि कैसे इसका सुधार और विस्तार किया जा सकता है। इसका जो काम है ये विश्वविद्यालय के कार्य, इनके जो काम की समीक्षा ही नहीं करना था, बल्कि इसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के समीकरण तक ही सीमित था। इन्होंने कुछ बातें कहे और इन्होंने सारे प्रांतों को उन्होंने घूमा, भ्रमण किए और उसके बाद लगभग उन्होंने 200 प्रस्ताव पारित किए। इनमें से जो कुछ जो महत्वपूर्ण था वो इस प्रकार था कि उनका यह कहना था, लगभग 200 प्रस्ताव को उन्होंने पारित किया था। उनका सुझाव में महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि सरकार को प्राथमिक सुधार, जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषयों में हो। स्थानीय भाषा मतलब जो, जैसे अगर कोई बंगाल है तो बंगाल में बंगाली की भाषा में अगर शिक्षा दी जाए, तमिल में वहाँ की भाषा में शिक्षा दी जाए, इस तरह से जहाँ की जो भाषा है उस भाषा में शिक्षा दी जाए। निजी आपका जो प्रयत्न है उनका
वेलकम है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बिना भी उन्होंने कहा कि निजी शिक्षा का प्रयत्न तो का स्वागत हो, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बिना भी दी जानी चाहिए। इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित जिला और नगर बोर्डों को दे दिया जाए। उनका यह कहना था कि इनका जो संचालन है वो नगर बोर्ड के दे दीजिए, वो करेंगे। ये शिक्षा के लिए वे टैक्स भी लगा सकते हैं, उसको उपकर भी लगा सकते हैं, ये कहा गया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो। कितने खंड है माध्यमिक शिक्षा के? 2 खंड हो। एक में साहित्यिक शिक्षा, जो विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थी तैयार करे, और दूसरा व्यावहारिक ढंग से जो विद्यार्थियों को व्यापारिक जीवन के लिए रेडी करे, प्रिपेयर करे। इसके बाद थर्ड पार्ट था, आयोग ने ये भी बताया कि जो निजी मतलब का जो मतलब जो प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं, निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए सहायता और अनुदान में उदारता तथा सहायता प्राप्त पाठशालाओं को सरकारी पाठशालाओं के बराबर मान्यता प्राप्त करने या मान्यता देने के लिए अवसर होने चाहिए। जितना शीघ्र हो सके सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए, ये उनका कहना था। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों, क्या क्या नगर था आपका? मुंबई, मतलब उसमें बंबई था, बंबई, कोलकाता, कलकत्ता उसमें था, कलकत्ता और मद्रास। इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध न होने पर उन्होंने खेद किया और उन्होंने कहा कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर किया, बताया सबको। इस आयोग के सुझाव के पश्चात 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज का जो आपका शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। इस क्षेत्र में जो डोनेशन देने वाले लोग हैं, वो भी उन्होंने भी काफी डोनेशन दिए। भारत के सभी भागों में सांप्रदायिक संस्थाएं भी बनने लगी। पाश्चात्य ज्ञान के अतिरिक्त भारतीय तथा प्राच्य भाषाओं का पठन पाठन में भी रुचि देखने को मिली, और इसके अतिरिक्त अध्यापन तथा परीक्षा में विश्वविद्यालय भी बने। कब बने? इस ये परिवर्तन के बाद बने। और 1882 में पंजाब में और 1887 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये दोनों क्वेश्चन में पूछे गए थे, पंजाब और इलाहाबाद के। ये आपका एग्जैक्टली इसी लाइन से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्थापना की गई। इसके बाद आपका नया पाठ शुरू होंगे। स्वतंत्रता के पश्चात, ये आपका अभी तक जो हमने अध्ययन किया आज, ये भारत के आजाद होने से पहले जो शिक्षा का जो विस्तार था उसके बारे में अगले क्लास में हम करेंगे। कल की क्लास में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, मतलब हायर लर्निंग और रिसर्च की कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है, ये सारी चीज हम करेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसका निर्माण हुआ था 1952-53 में। जब हमें फ्रीडम मिली, जब हमको आज़ादी मिली, उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत के शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, उसका अवलोकन करना और सारी चीज़ों को विवेचना करने के लिए कई प्रयास हुए, और इसमें माध्यमिक शिक्षक आयोग का गठन हुआ जो 1952 और 53 में 1952-53 में के अंदर ये शुरुआत हुई थी। कल की क्लास में हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।